हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद फिर से 2024 का पीवाईक्यू लेकर आया हूँ। माफ़ करिएगा, 2026 का पीवाईक्यू लाने के बाद में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, मगर फिर भी तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले पहले मैं सारे पीवाईक्यू करवाने की कोशिश करूँगा। 24 का है, फिर 23 का भी लाऊँगा और 22 और 21 का तो नहीं है शायद। 19 के 2 शिफ्ट के 2 हैं और एक 18 का है, तो इतने सारे मैं लाऊंगा, ठीक है। और 20 का तो 20, 19 के 2, 18 का 1, 4 और 23 और अभी जो हो रहा है 24, तो मीन्स 6 टोटल अभी बचे हैं और एक हो चुका है, तो टोटल 6 इसको मिला करके आएंगे। इसको हटाकर 5 और आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए जो मेन है मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और आंसर सही जो होगा उसको बताता जाऊंगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शन जो है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। वो वाली वीडियो 2 घंटे की बन गई थी। हमारा मकसद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है 2024 में 23 में, ठीक है, उसको देखना और क्या सही आंसर है वो, है ना। तो ये मिल नहीं पाते हैं सभी लोगों को, इसलिए ये प्रोवाइड करना हमारा काम है। ज़्यादा टाइम लगेगा तो सभी लोग देख नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और आंसर जो क्या है वो बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है बाल विकास व शिक्षण शास्त्र का पेडागोजी है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वायोगोत्सेकी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर दूसरा होगा, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ठीक है, स्कैफोल्डिंग। फिर है, किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो किशोर अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है, तो ये गलत है। सही कौन सा नहीं है, ये तो सही है, एक सामाजिक संरचना है किशोर अवस्था, ये तो सही है। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, तो एक समान अवस्था में नहीं करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है और गलत को ही सही मानेंगे क्योंकि नहीं में पूछा है, ठीक है। फिर तीसरा देखिए, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, तो ये बाहरी रूप से प्रेरित है, तो दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा के लिए कर रहे हैं, तो वो बाहरी रूप से प्रेरित है पैसा के लिए, वो आंतरिक रूप से नहीं है, ठीक है। प्रेरणा का, ये जो प्रेरणा वाला है ना वही है क्वेश्चन आया है, ठीक है, मोटिवेशन से। फिर आगे देखिए, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान कैसा है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, तो ये कौन कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से नहीं पारित होता है, आपकी बच्चे के द्वारा निर्मित किया जाता है, खोजबीन इत्यादि अन्वेषण के माध्यम से, ठीक है। पढ़े होंगे तो समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन तो गतिशील होता है, कैसा होता है, गतिशील होता है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, तो ध्यान देना, ठीक है, ये सही होगा पहला ऑप्शन। फिर इसके बाद हम देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा, टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, शिक्षकों को, अभिकथन और कारण है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल करना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो, तो दोनों सही होंगे, ठीक है, और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की
कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो देखिए, कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा 3 लेवल पर और 6 अवस्थाओं पर जो है, ठीक है। और उसकी एक शिष्या थी कैरोल गिलिगन, उसने उसकी आलोचना की थी, क्योंकि कैरोल गिलिगन ने इसमें क्या किया है, प्रायोरिटी किसको दिया है, पुरुष को दिया है, महिला को नहीं दिया, ऐसा वो बोलती है, ठीक है। देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, मतलब औरत को देखभाल के लिए महिला को माना है, ठीक है, नारीवादी दृष्टिकोण रखा है, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, अभिकथन और कारण। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, तो दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है, ये है, दोनों अलग अलग हैं, मगर दोनों सही है, ठीक है। सॉरी, आगे चलिए। अपपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर होगा तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल, ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। तो पहला में होगा डिसलेक्सिया एक तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो शिक्षार्थी की ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो दूसरा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने की सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो चौथा सही होगा इसमें, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, ठीक है। फिर आगे देखिए, कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो पारंपरिक नैतिकता में, ठीक है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना ये उदाहरण नहीं है समावेशी कक्षा का, ठीक है। फिर आगे देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि इसमें ए बी डी सही होंगे। तो वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फिर वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है, वो बिल्कुल करता है। फिर इसके बाद में डी है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित, अंतिम नहीं है भैया, ऐसे नहीं कि अंतिम पर ही करेगा, तो इसलिए सी न होकर के ए बी डी सही होगा आंसर, तो चौथा सही होगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो दूसरा सही होगा इसका, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ठीक है। फिर आगे देखिए, निम्न में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो दूसरा सही होगा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? तो जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, पहला सही होगा। फिर आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना, ये सही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, तो आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में
भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो इसका आंसर पहला सही होगा, दृष्टि संबंधित समस्याएं होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए अभिकथन और कारण। तो एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। तो सही है पहला। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ये गलत है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। फिर आगे देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतः क्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उसके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश है। तो अधिगम, जानकार, अन्य और अंदर। तो ये पहला सही होगा। पहले वाले डैश में अधिक जानकार अन्य आएगा और दूसरे में अंदर, ठीक है। आगे देखिए एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। 25वां है अभिकथन और कारण। तो छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। आर कारण क्या बोलता है? भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या भी करता है, तो पहला सही होगा इसका, ठीक है। फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो इसका तीसरा सही होगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अभिकथन और कारण फिर आ गया। तो एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। फिर कारण है बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरा सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? तो यह एक रेखीय प्रक्रिया है। तो समाजीकरण एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, यह एक जटिल प्रक्रिया। तो बी सही हो जाएगा, यह एक जटिल प्रक्रिया। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, सी भी सही हो जाएगा। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, तो डी भी सही हो जाएगा। तो बी सी डी तीसरा वाला सही होगा। फिर है 29 नंबर का देखिए अभिकथन कारण। तो वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका तीसरा सही होगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो तुम्हारे अभी बाल विकास के हमने देख लिए सारे। अब बाल विकास में देखिए मैं किसी का भी ज़्यादा व्याख्या नहीं किया हूँ, कोई एक दो होगा जो बता दिया हूँ, नहीं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ और उसका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सुनने से मात्र से ही जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पर तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं वो सब तुमको पता चल रहा होगा और ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा तो पेपर में आएगा तो तुम कर पाओगे, इसलिए क्योंकि रिपीट भी होते हैं प्रश्न बहुत सारे, ठीक है। अब है सामाजिक विज्ञान, तो इसको भी देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभिकथन है तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। तो दोनों हैं इसमें, अभिकरण और अभिकथन और कारण। तो अभिकथन देखिए 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। अब कारण देखिए 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने
वालों के लिए। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प क्या होगा? तो इसका विकल्प होगा दोनों, ए और आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो दूसरा सही होगा इसका। ठीक है, फिर आगे देखिए, डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। तो किसके कारण कहते हैं? तो भौगोलिक समीप्य नहीं, धार्मिक समानता यस, समान भोजन यस, भाषाई समानता यस, तो दूसरा सही होगा इसका, बी सी डी। ठीक है, फिर आगे देखिए, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो चौथा इसका सही होगा, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। ठीक है, फिर है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो चारों ओर वायु को बनाए रखती है पृथ्वी के। ठीक है, आगे देखिए, अभिकथन कारण। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। कारण इसका है, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा दोनों, ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या भी करता है, तो इसका पहला सही होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो किन से बना है? सूर्य से बना है, ग्रह से, उपग्रह से, क्षुद्र ग्रह से और उल्का पिंड। तो ये सभी आंसर होंगे सही, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। ठीक है, फिर आगे देखिए, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक साल पूछ लेता है। 2026 में भी पूछा था और अभी भी पूछा है, देख रहे हो, 24 में भी। तो जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो ए सही है, किंतु बी गलत है, क्योंकि प्राचीन, मध्य, आधुनिक में नहीं बांटा है इसको, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश ऐसे करके बांटा है शायद। तो देख लीजिएगा, इसको मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री में, 8वीं में होगा शायद ये, हाँ 8वीं में होगा। आगे देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 4, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। फिर आगे देखिए, 1770 में कारण और कथन है दोनों। तो 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बी, इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प क्या है? दोनों, ए और बी सही है, तो इस दोनों ही सही बात है जो बोला गया। ठीक है, फिर आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीपों में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, तो ये सही नहीं है। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, ये सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी सही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति सही है, तो बी सी डी सही है, दूसरा सही होगा इसका सही। ठीक है, फिर है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई? तो स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है ना, इसका पूछता है, तो थोड़ा पुस्तकों को ध्यान दीजिएगा, पुस्तकों के बारे में पूछ लेता है किसने कौन सी पुस्तक लिखी। ठीक है, और मैंने ये पढ़ा भी रखा है, शायद राजनीति पुस्तक में ये सब दिए हुए हैं, तो उसको मैं अपने नोट्स में पॉलिटी में पढ़ा रखा हूँ, तो ध्यान से उसको पढ़ लीजिएगा, और हिस्ट्री को भी। ठीक है, तो ताराबाई शिंदे, स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है उसकी लेखिका कौन है? तो ताराबाई शिंदे है लेखक। ठीक है, ये सुधारक है। फिर आगे देखिए, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुलेमान और खिरतर हिल्स पर मिले हैं। देखिए, ये भी प्रश्न पूछ लेता है और पूछा भी है। 2026 में नहीं पूछा, 24 में पूछा है, और 26 में नहीं पूछा है, तो क्या पता इस बार पूछ ले, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। और ये तो पहला ही चैप्टर है 6ठी क्लास की हिस्ट्री का। ठीक है, कि सुलेमान और खिरतर हिल्स यानी पहाड़ियों पर। ठीक है, तो देख रहे हो, हिल्स दिया, पहाड़ी नहीं दिया, पुस्तक में पहाड़ी दिया है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा सीटेट में इंग्लिश को ज़्यादा मान्य रखता है। तो इसलिए तुमको समझ में ना आए ना हिंदी में यदि प्रश्न, तो इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लिया करो, ताकि तुमको सही आंसर दे पाओ। ठीक है, आगे चलिए।
अभिकथन: रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। तर्क: रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? पहला इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो व्याख्या भी करता है और दोनों सही भी है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, तो तीसरा सही होगा इसका। फिर आगे देखिए, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। बिल्कुल सही। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, तो भैया आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, इसलिए इसका आंसर तीसरा सही होगा। ए सही है किंतु बी गलत है। ठीक है, आगे देखिए, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। और सती प्रथा निषेध कब हुआ? तो 1829 में। ठीक है, उसको भी याद रखिए, एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? तो 18 वर्ष जो वह पुरुष की होगी तथा 16 वर्ष महिला की होगी। ठीक है, अब तो भैया ये भी नहीं चलता है, 18 से ऊपर लड़की होनी चाहिए अब शादी के लिए। अब लोग 18 से ऊपर ही करते हैं शादी अब तो, है ना। और लड़का 20 से ऊपर 25 तक भी चला जाता है, उससे भी ऊपर। ठीक है, अब आगे देखिए, भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो ए बी डी सही है इसका। ए बी डी सही है इसका। ठीक है, तो ए बी डी में देख लेते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और डी क्या है? इससे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है पटसन को। ठीक है, आगे, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसी बहती है? तो क्या बोल रहा है कि पवन जो है सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति है। तो जब पवन जो है हवा सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, नीचे से उड़ाती है, तो पवन कैसे बहती? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है, उच्च दाब से निम्न की ओर होती है। ठीक है, इसलिए उन पत्तियों को उड़ाती है। ठीक है, आगे देखिए, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए तीसरा सही है इसका। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। ठीक है, दूसरा सही है। फिर आगे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका कथन तीसरा सही नहीं और सभी सही हैं। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, तो ये गलत है। फिर आगे देखिए, अभिकथन और कारण। तो राजस्व वसूली व्यवस्था मालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी और कारण राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, दोनों सही है परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। आगे देखिए, में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? तो इसका आंसर होगा पहला, यानी ACD ये सभी सही होंगे बी को छोड़ करके। तो संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों का पुनः चक्रण और वस्तुओं का पुनः उपयोग। ठीक है, आगे देखिए, पेरियापूरणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है, तो इसका आंसर होगा तीसरा सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। तो दूसरा सही होगा, उपयोगिता तथा प्रयोज्यता ये दोनों हैं जो किसी
पदार्थ को संसाधन बनाते हैं, ये वस्तु को, ये चीज़ को, ठीक है। आगे देखिए, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। प्रेयरी मैंने बताया था ना, एक घास स्थल जो प्रेयरी है, शायद ये गर्म घास स्थल है, गर्म या ठंडा, ठंडा घास स्थल है शायद, देख लेना एक बार। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो इसका होगा बी और सी सही होगा। तो बी में क्या लिखा है, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बिल्कुल। फिर सी, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, तो ग्लोब है, ठीक है। फिर आगे देखिए, अभिकथन और कारण। तो जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। और कारण, जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो इसका आंसर दूसरा सही होगा। दोनों ए एवं आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो दोनों सही है, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं, उसे संचरणीय बीमारियां कहते हैं। तो इतना तो बहुत ईजी है ये, और ये तो तुम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में साइंस में पढ़े होंगे। साइंस मीन्स तुम छठी सातवीं में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी सवाल पूछ लिया। फिर आगे देखिए, अभिकथन और कारण ये, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और कारण, वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में सही कौन सा है? तो इसका सही होगा चौथा, गलत है किंतु आर सही है। मीन्स जो कारण है वो सही है कि वो व्यवसायी और प्रचारक थे, परंतु पहला गलत है कि नहीं बने हैं, ऐसा नहीं है, बने हैं, दूसरे में बताया ना। आगे देखिए, अभी प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क दे रहे हैं कि यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो क्या सही होगा इसका आंसर? ए और आर दोनों सही है, जो ऊपर दिए हैं दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो दोनों की व्याख्या भी करता है और सही भी है। आगे देखिए, अभिकथन और कारण। तो भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, और तर्क दे रहे हैं कि मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है, तो इसलिए ऐसा किए हैं आत्महत्या। तो भाई दोनों सही हैं, और अभी भी ये देखने को मिलता है, और व्याख्या भी सही है, आर ए की व्याख्या भी सही कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो ए, सी और डी ये सही होंगे, यानी दूसरा सही है, परंतु ए, सी, डी सही है, परंतु बी सही नहीं है इसमें। तो बाल वाड़ियों का प्रावधान, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान और रात की पाली शिफ्ट के लिए ले जाने की सुविधा, तो ये सही है, ठीक है। अब आगे देखिए, 64 नंबर, निम्नलिखित में से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। तो कौन सा सही है? तो इसमें ए और बी सही है। तो ए और बी क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। तो यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और ए तो पढ़ ले। बी, यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, ठीक है। परिप्रश्न उपागम, ठीक है, परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही कौन सा है? तो दो सही है, ए और बी, जो हमने अभी पढ़ा, एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें।
तो इसका तीसरा सही होगा अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। फिर आगे अभिकथन और कारण। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है, तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। भाई ये तो इजी है, तुमने पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी होगा मैंने शायद। फिर आगे देखिए, तो सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो ए और डी करेंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न, तो ये जो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न शायद करेंगे सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन में, ए और डी। तो ए क्या है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है ये, और डी अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अभी अपेक्षित है। तो ये दोनों सहायता करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो दूसरा सही है, न्यायपालिका की, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सही है। आगे देखिए, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि ए बी सी ये तीन सही होंगे, क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधानुसार रख और निकाल सकते हैं, इसलिए ए सही है। फिर बी भी सही है और सी भी सही है इसका, ठीक है। तो इसमें डी सही नहीं है, तो बी क्या है, वे स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। और डी क्या बोल रहा है कि स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, तो ये गलत है और सब सही है, ठीक है। आगे देखिए, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। तो एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है, तो लोकतंत्र। तो इसमें क्या भरेंगे, सही आंसर क्या होगा, लोकतंत्र। एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है ए और डी इसका सही होगा। तो ए क्या बोल रहा है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, सही है। फिर डी, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, तो ए और डी सही है, और बी और सी गलत है, उसको आप पढ़ लीजिए। आगे देखिए, अभिकथन। तो खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। कारण, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने पहले से नहीं करनी पड़ती। तो केवल ए सही है इसका, केवल ए सही है पहले वाला, दूसरा वाला सही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करता है? तो पहला वाला करता है। ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? तो ये सही है, पहला वाला। गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करते हैं, ठीक है, तो पहला सही है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? ठीक है, तो इसका पहला सही होगा। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है, नैदानिक मूल्यांकन का।
फिर आगे देखिए, NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है। फिर आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? तो ए और डी सही है। ए क्या बोलता है, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, और डी बोलता है कि इनमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो ए और डी यानी पहला सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो इसका सही आंसर होगा पहला यानी ए और बी। तो ए बोलता है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। सही है। बी बोल रहा है कि किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? तो एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियाँ अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। तो ये दूसरा वाला सही है। फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? तो इसका पहला सही होगा विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। ये सही है। ठीक है। फिर आगे, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा होगा ABC। तो ABCD नहीं है। तो ABC को पढ़ते हैं, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग असहज महसूस कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। कुछ छात्र हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। तो तीनों सही है, डी गलत है। ठीक है। 82 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं? तो इसका आंसर तीसरा सही है यानी ए और सी। तो ए और सी को पढ़ते हैं, यह विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। ठीक है। और सी बोल रहे हैं कि सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो ये ए और सी सही है। ठीक है। आगे, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? तो पहला सही है, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। तो फील्ड वर्क से भाई प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रदान होता है। ठीक है। फिर आगे, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? तो ABC 3 कारण दिए हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। और ABC सही है और डी को छोड़ करके तो पहला सही है इसका। सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। ये तीनों कारण इसकी सही है और डी को छोड़ करके। आगे देखिए, 85, आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो प्रदर्शन करके पढ़ाना। ठीक है। ये सही है। तो इसका तीसरा सही है। आगे, कथन, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि ABC, ये 3 ऑप्शन सही है, इनको पढ़ते हैं। यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। ए हो गया, ये सही है। फिर बी,
यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह से के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। सी, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। तो ए बी सी सही है, डी सही नहीं है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो क्या सबसे उपयुक्त है, तो केवल ए और बी दो सही हैं, ए और बी। तो ए और बी को पढ़ते हैं। ए, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। बी, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। तो ए बी सही है। ठीक है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं ए और बी, यानी ए समानता का अधिकार और बी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नेक्स्ट देखिए, राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए और बी पर विचार करें। तो ए बोल रहा है प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। बी बोल रहा है उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। ए बोल रहा है संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, तो जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। तो पहला सही है, और ये भी प्रश्न आया था आई थिंक। तो ए सही है पहला। फिर आगे देखिए 90 लास्ट, आदिवासी समाज की, मतलब लास्ट एसएसटी का या भी और है संस्कृत और हिंदी का। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, तो किसको जाता है, बी सी डी को। तो बी सी डी को पढ़ेंगे ए को छोड़कर। दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को। फिर सी है विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो ये सभी सही है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। तो आदिवासी की ये विशिष्टताएं हैं तीन जो दी हैं, और ये आप अच्छे से रूबरू होंगे इनसे। आगे देखिए, अब संस्कृत का आ गया। संस्कृत में तुम लोग इस गद्य को पढ़ लीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ, इसको पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए तुम खुद, ठीक है। इसी गद्य में से ही प्रश्न का आंसर छुपा होता है, पढ़ना होता है और वहीं से ही आंसर देना होता है, ठीक है। तो तुम लोग इसको पॉज करके पढ़ लीजिए और फिर मैं प्रश्न पढ़ता हूँ और उसका आंसर बताता हूँ, तो तुम मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप पढ़ लिए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी आंसर, क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आई होप पढ़ लिए होंगे। स्वस्थेन मनुष्येण कदा उत्थातव्यम, इसका सही आंसर होगा चौथा, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थातव्यम। ओके, तैलमर्दनान्तरम किम कर्तव्यम, तो इसका दूसरा सही व्यायामः। तो इसका ऐसे भी हमको समझ में आ रहा है ना, कि हमको कब उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए, तैल मर्दन के बाद में मालिश करने के बाद क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, है ना। तो ये सब उस पद्य में दिया हुआ है, ऊपर जो गद्य में, सॉरी जो गद्य ऊपर दिया है उस गद्य में दिया हुआ है, उसको पढ़ने के बाद में तुमको अब जो मैं बता रहा हूँ इसको करना है, ठीक है। तो मैंने पहले बोला पॉज करके तुम उसको पढ़ लो एक बार, पहले मैंने बोला, अब आंसर तुम सही से दे पाओगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। फिर आगे देखिए, श्रमोपनीयते इत्यस्मिन् पदे कहा संधि वर्तते, तो इसमें कौन संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। कौन संधि है, विसर्ग संधि है। श्रमः उपनीयते, श्रमोपनीयते, ऐसे होगा, जहाँ पर विसर्ग होता है वहाँ पे विसर्ग संधि, श्रमः होगा तो विसर्ग को ओकार होगा है, फिर इसके बाद में यहाँ पर बाद में हमारी पूर्व रूप संधि हो गई है, तो मेन रूप से विसर्ग संधि है, ठीक है। यहाँ पे पूर्व रूप नहीं दिया है ना, इसलिए विसर्ग संधि है, ठीक है। कर्मण्यनिच्छा इत्यस्मिन् पदे सम्यक संधि विच्छेदः चिनुत, इसका सम्यक संधि विच्छेद क्या होगा, कर्मणि अनिच्छा, कर्मण्यनिच्छा, तो इस पे कौन सी होगी, यण संधि होगी, ठीक है। आगे, अधोलिखितेषु किम तुमुन प्रत्यांतम पदम नास्ति, तो इसमें विक्षिप्ताः
इसमें तुमुन नहीं है और सभी में तुम है। देखो भवतुम, स्थातुम, साधयितुम, सभी में तुम है ना, तो सब में तुमुन प्रत्यय, बस इसमें नहीं है। किसमें? विक्षिप्ताः में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, व्यायामेन अस्माकं शरीरे किं न भवति, तो आलस्यं न भवति। ओके, भोजनं कीदृशं न भवितव्यं, तो भोजनं गरिष्ठं न भवितव्यं। ठीक है, आगे स्नानं प्रायः केन कर्तव्यं, तो शीतलेन वारेण, तो उसी मतलब है शीतलेन वारेण मतलब कि ठंडे पानी से करना चाहिए, तो शीतल जलेन वही हो जाएगा भाई, मगर शीतलेन वारेण वहाँ पर दिया है तुम्हारे उसमें गद्य में, इसलिए वही पढ़ करके यहाँ पर आंसर देना। ठीक है, कहा कदापि जठर रोगेण पीड़ितो न भवति, तो यह यथा समयं परिमितं च भक्षयति सः। ओके, आगे तो अब देखिए, पॉज कीजिए एक बार और फिर से इन सभी श्लोकों को मीन्स पद्यों को पढ़ लीजिए। इसके बाद में अब हम आंसर के लिए रेडी होते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अस्मिन् संसारे को जनः जातः मन्यते, यह, इसका आंसर दूसरा सही होगा, यह स्ववंशं समुन्नतिं नयति। नेक्स्ट, सत्संगतिः पुंसां किं कार्यं न करोति, दुष्कर्मणि नियोजयति। ओके, एतत् कार्यं न करोति। अग्रे मीन्स आगे, वनगजाः केन बलिनः भवन्ति, शुष्कैः तृष्णैः च। ओके, तो इसका दूसरा सही है। जगति मीनस्य निष्कारणवैरी को भवति, तो धीवरः भवति। जो पद्य दिए है ना, वहाँ से ही आंसर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए पद्य पढ़ो और पद्य पढ़ के यहाँ पर आंसर दो। ठीक है, नहीं तो पॉज करके उन पद्यों को लिख लो और फिर कॉपी से देख देख करके यहाँ पर आंसर देते रहो। ठीक है, आगे, शीतलम् इत्यस्य पदस्य विपरीतार्थकं पदं पद्येषु किं, तो सुतप्तम्। ओके, सुतप्तम, शीतल का सुतप्तम मतलब अच्छा ताप, गरम। ठीक है, शीतल का क्या होगा? गरम ही होगा। पुरुषस्य परम निधानम किं भवति, संतोषः। ओके, अब देखिए, हमारे यहाँ तक हो गए। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट होंगे क्या, आई होप पेडागोजी। ठीक है, अब स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो कोझिकोड-क्षेत्रे एकेन विशिष्टसमुदायेन प्रयुक्ता मलयालमभाषा तस्मिन्नैव स्थाने अन्यैः जनैः प्रयुक्तायाः मलयालमभाषायाः किञ्चित् भिन्ना वर्तते। विशिष्टसमुदायेन प्रयुक्ता मलयालम किं कथ्यते, तो बोल रहा है कि एक ही जगह, एक ही घर में मान लो एक ही जगह के दो बच्चे हैं। कोझिकोड-क्षेत्रे एकेन विशिष्टसमुदायेन प्रयुक्ता मलयालम भाषा तस्मिन्नेव स्थाने अन्यैः जनैः प्रयुक्ता, मतलब एक ही, मान लो कि एक गांव में एक कोई भाषा बोलते हैं। ठीक है, एक भाषा बोलते हुए भी एक बंदा थोड़ा अलग बोल रहा है, एक बंदा थोड़ा अलग बोल रहा है, उन दोनों के बोलने में अलग अलग डिफरेंस है। उसको क्या बोलेंगे? मलयालम भाषा या सामाजिक उपभाषा। तो मीन्स अब देखो, ये मान लो कि कोई उड़िया से है, उड़ीसा से है, कोई तमिलनाडु से, कोई आंध्र से, कोई केरला से, तो वहाँ की भाषा मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है और आंध्रा की तेलुगु है ना, तेलंगाना की तेलुगु है और तमिलनाडु की तमिल है। ठीक है, और उड़ीसा की उड़िया है। परंतु वहाँ का होते हुए भी बंदा अलग अलग जगह में, एक ही जगह का होते हुए भी वहाँ पर अलग अलग तरह से उसी भाषा को बोला जाता है ना। मलयालम को ले लो, तो अलग अलग तरह से बोला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उपभाषा बोलेंगे। जैसे कि हिंदी की 17 बोलियाँ हैं, तो वो उपबोलियाँ होंगी, उपभाषाएँ होगी एक तरह से, है, तो वो बोलियाँ हैं। तो ऐसी मलयालम भाषायाः सामाजिक उपभाषा भवति, समाज की उपभाषा, एक तरह से दूसरी भाषा है वो। ठीक है, आगे देखिए, छात्रेभ्यः विभिन्नसमूहेषु अधोलिखितम् अधिगमकार्यं दत्तं। तो बोल रहे हैं कि छात्रों के लिए विभिन्न समूहों में अधोलिखितम, नीचे लिखा हुआ, अधिगम कार्यं दत्तम, अधिगम कार्य, सीखने का कार्य दिया हुआ है। अयम शब्दावली गतिविधि, ये शब्दावली गतिविधि है, कथ्यते, कहते हैं इसको। अधोलिखितैः शब्दैः सम्बद्धाः, अधोलिखितैः शब्दैः सम्बद्धाः शब्दाः सूक्तयः च
ज्ञायन्ताम। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? परिवार संबंध भावना। तो इसका होगा विषयात्मक शब्दावली ही, विषयात्मक शब्दावली, विषयात्मक है। परिवार एक विषयात्मक है, परिवार में बहुत सारे विषय आ जाएंगे, टॉपिक आ जाएंगे, इसलिए विषय। संबंध, संबंध में बहुत प्रकार के संबंध आ जाते हैं, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, तो वो भी एक विषयात्मक है, उसमें भी विषय छुपे हुए बहुत सारे। भावना, भावना में बहुत प्रकार की भावनाएं आ जाएंगी, ठीक है, तो उसमें भी वो विषयात्मक है, ठीक है, शब्द जाल। तो ये थेमेटिक वोकैबुलरी है, ठीक है, थीम। तो यस्याः भाषायाः वयं प्रतिदिनं सम्मुखाय अन्योन्य व्यवहाराय प्रयोगं कुर्मः एता कथ्यते। तो बोल रहे हैं कि जिस भाषा का हम प्रतिदिन में हमेशा वार्तालाप, सामान्य वार्तालाप में प्रयोग करते हैं, जिस भाषा का है ना, आमने सामने होकर के, उस भाषा को क्या बोलते हैं? तो मैंने बताया था, उस भाषा को विक्स बोलते हैं, ठीक है। मूल अंतर वैयक्तिगता संप्रेषण कुशलता। तो सामान्य भाषा जो आमतौर पर बोलते हैं उसको हम विक्स बोलते हैं, जो कार्यालय इत्यादि में ऑफिशियली बोलते हैं उसको हम कैल्प बोलते हैं। तो ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो देखो आया ना प्रश्न, एकाध्यापिका माध्यमिकस्तरस्य छात्रेभ्यः एकं पाठं लघुकथां ददाति, सा तान् शक्तेः न्यायस्य च दृष्टिकोणेन पाठस्य अर्थस्य विचाराणां च पठनाय चर्चायै च कथयति। अध्यापिका छात्रेषु कस्य विकासं कर्तुं प्रयतते? तो समालोचनात्मक साक्षरता कुशलताः, तो क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अध्ययन अध्यापन व्याकरणे प्रक्रियात्मक ज्ञानं किं भवति? अध्ययन अध्यापन प्रक्रियात्मक ज्ञानं किं भवति? तो बोल रहे हैं कि अध्ययन करना और अध्यापन करना पढ़ाने में, तो व्याकरण में प्रक्रियात्मक ज्ञानं किं भवति? तो यहाँ पर व्याकरणात्मक विषय से कार्यविधेः ज्ञानं भवति, यहाँ पर कार्यविधि का ज्ञान हो रहा है, ठीक है। ये भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, घोषणात्मक और प्रक्रियात्मक पढ़ाया था। तो यहाँ पर कार्यविधि का हो रहा है, यहाँ पर सैद्धांतिक नहीं है, ठीक है। आगे, सप्तकक्षायाः एका अध्यापिका एकस्याः युग्मकार्यगतिविधेः आयोजनं करोति, यस्मिन् एकादश वाक्यात्मककथा युग्मेभ्यः दत्ता। युग्मे एकः छात्रः प्रथमवाक्यं पठति, अन्यः च तद्वाक्यं लिखति, तदनन्तरम् अन्यः छात्रः द्वितीयं वाक्यं पठति, युग्मे प्रथमश्च द्वितीयवाक्यं लिखति। अनेन विधिना युग्माः सम्पूर्णकथां पूर्णीकुर्वन्ति, अनन्तरं ते स्वलेखनस्य तुलना तेभ्यः दत्तेन मूलपाठेन स कुर्वन्ति, अयं गतिविधिः कथ्यते। तो बोल रहे हैं कि एक अध्यापिका है 7वीं क्लास की, और वो एक 2 समूह बनाती है, ठीक है, तो और एक कहानी लिखने के लिए बोलती है। तो पहले समूह वाले बोलते हैं और दूसरे समूह वाले लिखते हैं, फिर दूसरे टाइम में क्या होता है, दूसरे समूह वाले बोलते हैं और पहले समूह वाले लिखते हैं, फिर दोनों उस कहानी को मतलब मिला करके पढ़ते हैं, तो देखते हैं सही है कि नहीं है वगैरह, उसको पूर्ण करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद में उसको मूल पाठ के साथ में उसको मिलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? पारस्परिक श्रुतलेख कहलाएगा, क्योंकि सुन सुन के लिख रहे हैं ना परस्पर में, तो वो श्रुतलेख कहलाएगा, ठीक है। सुनकर, संकेत भाषा विषये अधोलिखितं किं सत्यं नास्ति? संकेत भाषा के विषय में क्या सही नहीं है? तो संकेत भाषायाः व्याकरणं न भवति, ये सही नहीं है भाई, व्याकरण होती संकेत भाषा की, ठीक है। संकेत भाषायाः अनेके प्रकाराः भवन्ति, तो बोले सही नहीं है, अनेक प्रकार होते हैं। संकेत भाषा एक प्राकृतिक भाषा अस्ति, सही है। संकेत भाषायाः व्याकरणं वर्तते, सही है, परंतु यहाँ पर दिए न वर्तते, तो ये गलत है, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र विषये लिखितु किं सत्यमस्ति? तो मातृभाषा, गृहभाषा, प्रथमभाषा रूपेण क्षेत्रीय भाषा। तो ये है सीक्वेंस, ये मातृभाषा पहले, फिर गृहभाषा, मातृभाषा यानी गृहभाषा, प्रथम भाषा रूपेण क्षेत्रीय भाषा। तो ये पहली भाषा को ही बोला गया। त्रिभाषा सूत्र विषये अधोलिखितं किं सत्यम अस्ति, तो सत्य यही है। पहले आंग्ल भाषा नहीं हो सकती, मातृभाषा पहले नहीं हो सकती है, तो पहले यही होगी, पहले मातृभाषा होगी, ठीक है। पहला वाला सही है। फिर आगे देखिए, उपचारात्मक अध्यापनम कस्यै वर्तते? तो रेमेडियल टीचिंग किसके लिए होती है?
तो छात्रेभ्यः अध्यापकेभ्यः च यैः तेषाम् अध्ययनम् अध्यापनम् उपागमेषु अवबोधः संशोधनं करणीयं तेषां कृते भवति। ओके, फिर आगे देखिए, अध्यापनस्य एकः विधिः यस्मिन् एकः अध्यापकः चतुर्छात्रैः सह एकस्य संयुक्तशिक्षणवर्गस्य निर्माणं करोति। अस्मिन् वर्गे विविधाः भूमिकाः वर्तन्ते। पाठगद्यांशस्य पाद्यविषये परिचर्चा भवति, येन सन्निहितविकासस्य क्षेत्रः उद्भवति, यस्मिन् पठनावबोधः श्रेयस्करः भवति। अयं विधिः मन्यते। तो अन्योन्याध्यापन विधि कहेंगे इसको, ठीक है। तो दूसरा सही होगा इसका। फिर आगे देखिए, एका भाषाध्यापिका आंग्ल भाषया एकां कथां कथयति। मतलब एक अध्यापिका है जो आंग्ल भाषा में एक कहानी को कहती है। तदा सा छात्रान् वर्गे कार्यं कर्तुं तैः ज्ञातभाषया कथाकथनाय निर्दिशति। तो फिर इसके बाद में वो छात्रों को क्या बोलती है कि जो उनको भाषा आती है उस भाषा में उस कथा को कहने के लिए कहती है, ठीक है, बोलने के लिए। तदनन्तरं तान् कक्षायाः सामान्यभाषया तां कथां कथयितुं निर्दिशति। इयं शिक्षाशास्त्रपद्धतिः कथ्यते। तो बोले कि वो सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में, मातृभाषा इत्यादि में कहने के लिए बोलते थे। ये क्या कहते हैं इसको? तो ये एक अंतर्भाषिकता है, यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग, एक भाषा से दूसरी भाषा में, ठीक है। मैंने पढ़ाया। एकः छात्रः विशिष्टसूचनार्थं समाचारपत्रं समग्ररूपेण पठति। तो विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ रहा है ना, तो भाई यहाँ पर स्कैनिंग होगा। विशिष्ट सूचना कोई एक ही चीज़ चाहिए इसलिए, ठीक है। एतत् पठनं कथ्यते। तो यह क्या कहलाता है? तो यह भाई क्रमवीक्षणम बोलेंगे इसको, और इंग्लिश में मैं बोलते हैं इसलिए ध्यान रखा करो। स्किमिंग नहीं होगा इसमें, विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए कर रहा है, ठीक। इसमें सरसरी तौर पर पठन नहीं कर रहा है इसमें, ठीक। इसमें रिवीजन नहीं कर रहा है, इसमें क्रमवीक्षणम स्कैनिंग कर रहा है, ठीक है। फिर आगे, अंतर्भाषिकम अभिज्ञानम किं वर्तते। अंतर्भाषिकम अभिज्ञानम किं वर्तते। तो पहला सही हो गया इसका, छात्रस्य निर्णयः यत् देशीयभाषायां किञ्चित् एवं लक्ष्यभाषायां किञ्चित् साम्यता अस्ति, ठीक है। तो पहला सही है। श्रेया षष्ठकक्षायाः एका अध्यापिका अस्ति या स्वपितुः स्थानान्तरणात् पञ्जाबप्रान्ते जालन्धरतः तमिळ्नाडुराज्ये मदुरैनगरं गच्छति। सा स्वमातृभाषारूपेण पञ्जाबीभाषाम् एवं विद्यालये द्विभाषारूपेण पठिताम् आङ्ग्लभाषां जानाति। सा स्वप्रतिवेशात् शिक्षणेन तमिळभाषां पठितुं वक्तुं च समर्था अस्ति। तया ज्ञातभाषातारितम् अधोलिखितेषु किं कथनं सत्यमस्ति। तो तस्याः, पहला संयोग, तस्याः पञ्जाबी तमिळभाषे भाषाधिग्रहणे आङ्ग्लभाषा च भाषाशिक्षायै अस्ति। तो तस्याः पञ्जाबी तमिल भाषे, पंजाबी जो है उसकी तमिल भाषा के लिए, और भाषा अधिग्रहणे, और आंग्ल भाषा च भाषा शिक्षायै अस्ति, ठीक है। समझ गए होंगे। अधोलिखितेषु किं विस्तृतपठनस्य उद्देश्यः न अस्ति। तो अधोलिखितेषु, नीचे लिखा हुआ में, क्या विस्तृत पठनस्य उद्देश्यं नास्ति, विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। तो बहिर्वेशनाय पठनम, रीडिंग फॉर एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, इसमें ना अस्ति, उद्देश्य नहीं है। तो आनंद के लिए पठन होता है, ठीक है। विस्तृत पठन में मूल्यांकनाएँ होते हैं, ठीक है, और व्याकरणिक अधिगम के लिए होता है, परंतु इसके लिए नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हिंदी में। तो हिंदी का भी भैया पढ़ लीजिए पॉज करके, ठीक है, गद्य। अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि AI ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मानवीय गुणों का संस्कार दे, ठीक है। दूसरा सही है। समूह से भिन्न शब्द है, चाय वाय, ये भिन्न है। वाय का कोई अर्थ नहीं होता ना, इसलिए भिन्न है। कंकड़ पत्थर दोनों का अर्थ होता है, रात दिन अर्थ होता है, पढ़ाई लिखाई अर्थ होता है, परंतु चाय वाय, चाय तो होता है मगर वाय क्या है, इसलिए भिन्न है, ठीक है। मानवीय शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय, ये प्रत्यय है, ठीक है। AI शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले, इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा। तो खेती बाड़ी ये प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। गद्य में दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ लो, फिर आंसर दे पाओगे। AI को जन्म देने वाला कारक है, कौन है, तो मानव है,
ये सब दिया है गद्य में, पढ़ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ से आंसर है। मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तुम पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। आगे देखिए, एआई का अर्थ क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये तो सबको पता है। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा, यह प्रभाव नकारात्मक होगा, तो पहला सही है, ठीक है। चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा? तो केस हिस्ट्री बना देगा, पहला, दूसरा सही है। अब फिर एक और गद्य है, इसको भी पढ़ लो, फिर आंसर देते हैं, ठीक है, प्रश्नों का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो जीवन के लिए इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए? ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे? देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं, बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। स्वस्थ का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर की ही संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि और आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता रहता है। तो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है योग के माध्यम से प्राणायाम करना, प्राण के माध्यम से योग करना, प्राण और शरीर का दीर्घायु होना, प्राण और शरीर का सामंजस्य। तो योग के माध्यम से प्राणायाम करना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अभ्यास हैं। तो क्या बोला है? प्राण समुचित तरीके से समस्त अंगों तक फैलता है, तो प्राण और शरीर का सामंजस्य। प्राण और शरीर का सामंजस्य, तो इसका चौथा सही होगा, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार बाद में। विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है, तो विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है संतुलित, स्वस्थ, स्वास्थ्य, व्यवस्थित, संतुलित भोजन, ये विशेषण है। स्वस्थ आदमी, स्वास्थ्य आदमी नहीं, स्वस्थ आदमी, स्वास्थ्य आदमी नहीं, स्वास्थ्य तो माना कैसा है? व्यवस्थित वस्तुएं, तो ये स्वास्थ्य नहीं होगा, ठीक है। प्राणवायु को सशक्त बनाने के लिए अभ्यास डैश में है, तो योग। चिकित्सक, शिक्षक, शिक्षण नहीं, योग होगा इसका सही। प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित है, प्राणवायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होकर बहती है। तो अव्यवस्थित, उत्तेजित, मंद मंद नहीं, व्यवस्थित होकर बहती, तो पहला सही है। रोग का कारण है प्राणवायु का बहुत अधिक बढ़ जाना, प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलित, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, अपने शरीर की उचित देखभाल न करना। तो रोग का कारण क्या है? प्राणवायु का अंग विशेष में असंतुलन, दूसरा सही होगा। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किससे है? अच्छे स्वास्थ्य का संबंध प्राणवायु से है, तो दूसरा सही होगा, ठीक है। योगाभ्यास प्राणवायु से है, अच्छे शरीर, योगाभ्यास बीमारियों के अभाव नहीं, तो प्राणवायु से। बुद्धि में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा बौद्धिक, एक प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? बौद्धिक, तो दूसरा वाला सही होगा इसका। अब आगे देखिए, तो गद्य देखो, गद्य पढ़ने से मैंने सभी के आंसर बता दी ना सही,
तो इसीलिए गद्य पढ़ना ज़रूरी है। गद्य पढ़ लेते तुम लोग तो अपने आप बता दोगे आंसर, ठीक है। उसमें मैं टिक लगा के नहीं लाया था, फिर भी मैंने सही आंसर सभी के बता दिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना है तुमको, इसीलिए PDF बना के लाया हूँ, तो इसमें देखना है तुमको। मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ कौन सा सही कौन सा गलत है, बस बोल रहा हूँ मैं भी पढ़ करके, तो तुमको ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए, ना कि अर्जन के लिए, अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है? तो श्रव्य भाषावाद, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरणिक अनुवाद विधि और कुल भौतिक प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप मैसेज कीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगा, ऐसे कुछ भी नहीं बता सकता, ठीक है। इसमें टिक नहीं लगा के लाया। आगे देखिए, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है, और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। तो इस स्थिति में किस रूप में जाना जाएगा? तो वह परभाषिक यानी ट्रांसलिंग्विल योग्यता के बारे में जाना जाएगा, परभाषिक, क्योंकि उसको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, ठीक है, बहुभाषिक है वो। तो एक से दूसरी भाषा में जाता है, दूसरे से तीसरी भाषा में जाता है, कोई कहानी एक ने सुना दूसरे ने सुना दी है, तो इसलिए वो परभाषिक, एक भाषा से दूसरी भाषा में बोलता है, ठीक है। फिर आगे देखिए, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो तीसरा सही नहीं है। भाषा अधिगम के बारे में, सहज प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। तो सहजात, तो सहजात नहीं होती है अधिगम, ठीक है। और प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, ये तो सही है, परंतु पहला नहीं है ना सही, सहजात नहीं है, असहज है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। कथन सही है अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अधिगम के लिए कौन सा कथन सही? अधिगम में हाँ ये सही है, सहजात, सहजता से तो नहीं होता है भाई, थोड़ा कठिनाई होती है, परंतु प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, ये तो सही है। ओके, आगे देखिए, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती है, और इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है, ठीक है। और भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? तो वास्तविक वस्तुएं यानी रियलिया कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी जब टीचर बनेंगे ना, तो आप लोग भी इन वस्तुओं को डायरेक्ट लेकर नहीं जा सकते मेरे भाई, जो वस्तुएं लेकर जाने योग्य हैं वो जा सकते हैं। तो ठीक है, तो पाठ में संबंधित कोई बहुत सारे वस्तुएं होती हैं ना, तो उनको तुम लेकर के जा सकते हो वहाँ पर, और उनको दिखा कर पढ़ा सकते हो, ताकि और अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर करना, और करना चाहिए भी, ठीक है। परंतु हर एक चीज़ को नहीं ले जा सकते, जैसे कि रसोई घर में बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हाथी घोड़े थोड़ा ना लेकर के जा सकते हो, या फिर रसोई में कई चीज़ें यूज होती हैं, जैसे कि तुम मिक्सी यूज कर रहे हो तो वो थोड़ा ना लेकर के चले जाओगे, जो ले जा सकते हो वैसी चीज़ें लेकर के जाना है, ठीक है। आगे देखिए, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? पहले मैंने कार्यात्मक बताया था ना क्रियात्मक, अभी घोषणात्मक है। तो घोषणात्मक ज्ञान क्या है? 2 प्रकार का कार्य होता है ना, मतलब ज्ञान होता है, वो बताया था ऊपर। तो घोषणात्मक ज्ञान क्या है? तो घोषणात्मक ज्ञान व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान है, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान है घोषणात्मक, ठीक है। यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है, और इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है?
तो समालोचनात्मक साक्षरता का विकास का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा सही होगा। परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? तो यह एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं की संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। एक से ज़्यादा भाषाओं को यूज करने की एक शिक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? तो इसका चौथा सही है, मानस मंथन, फिर मुख्य बिंदु नोट करना है। पहले मानस मंथन करना है, चिंतन करना है, फिर मुख्य बिंदु नोट करना है, फिर उसको रूपरेखा तैयार करना है, मुख्य बिंदुओं को रूपरेखा देना है, फिर प्रारूप लिखना है उसका। ठीक है, और फिर संपादन करना है, फिर अंतिम स्वरूप देना है। तो ये सही है। ठीक है, पहले चिंतन करेंगे, ठीक है, फिर उनको एक बिंदु के रूप में नोट करेंगे, फिर उसको रूपरेखा देंगे, ठीक, डायग्राम वगैरह बनाएंगे, फिर उसका प्रारूप बनाएंगे किस प्रकार से क्या बनाना है, फिर उसका संपादन करेंगे और फिर अंतिम रूप देंगे, पुस्तक बन के आ जाएगी वैसा। ठीक है, फिर आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं। इस कौशल को क्या कहेंगे? तो इसको अध्ययन कौशल कहेंगे। ठीक है, तो भैया 44 तक ही आप आए हैं, 6 क्वेश्चन कहाँ रह गए, गायब हो गए। ठीक है, तो उनको भी देखेंगे। ठीक है, कहाँ गए रे? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने ही प्रश्न लाए हैं। 6 प्रश्न छूट गए हैं बाय मिस्टेक, तो छोड़िए, वो 6 प्रश्न मायने नहीं रखते हैं जब 144 कर लिए हैं, 6 रह गए हैं तो। नहीं तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मीन्स कमेंट कर दीजिएगा और फिर बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, किसी नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो कोई बात नहीं, 6 क्वेश्चन छूटे हैं, अब हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे 2023 का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।